Hello people, I am starting a video on SEBI Loader Regulation 2015. फर्स्ट ऑफ ऑल इतना मेरे को समझना है कि सेवी लोडर रेगुलेशंस एप्लीकेबल किस पे है। सेवी लोडर रेगुलेशंस एप्लीकेबल है लिस्टेड एंटिटी पे। नाउ व्हाई वी कॉल इट एज एंटिटी, बिकॉज एंटिटी में तुम्हारा कंपनीज़ भी आता है, एंटिटी में तुम्हारा बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है, पहला चीज़। और क्या क्या सिक्योरिटीज़, कौन कौन सा सिक्योरिटीज़ पे ये एप्लीकेबल है, इसका एक लिस्ट दिया गया है जिसमें कुछ आता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स का यूनिट्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का यूनिट्स, सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीप्ट्स, IDR दैट इज़ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। तो ये सारा अगर हम लोग लिस्ट करा के रखा है, ठीक है, तो ये रेगुलेशन सेवी लोडर रेगुलेशन 215 हम लोग पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो अभी हम जो मेरा मेन मुद्दा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है फॉर एग्ज़ाम पर्पस एंड फॉर एकेडमिक प्रैक्टिकल लाइफ, वो है रेगुलेशन 17 से लेके रेगुलेशन 27 तक। बेसिकली रेगुलेशंस 17 से लेके आई थिंक रेगुलेशन 48 तक, ठीक है। देखो, रेगुलेशन 1 से ले कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो कि कॉमन रेगुलेशंस होते हैं, जो कि मतलब चाहे तुम इक्विटी शेयर लिस्ट कराया हो, चाहे तुम नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर लिस्ट कराया हो, चाहे तुम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स लिस्ट कराया हो, IDR लिस्ट कराया हो, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्ट कराया हो, सब पे एप्लीकेबल होता है। अच्छा, ये लिस्टिंग भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ है, तो लिस्टिंग 3 प्लेटफॉर्म में हो सकता है। एक हो सकता है मेन बोर्ड पे, जो कि है हमारा NSE और BSE। एक हो सकता है तुम्हारा SME पे, एक हो सकता है इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर। राइट, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो 17 से लेके कुछ 48 तक शायद है, मतलब आई एम नॉट श्योर। ये जो ऑब्लिगेशंस है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ पे एप्लीकेबल है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ यानी कि या तो इक्विटी शेयर्स, मतलब अगर कोई कंपनी अगर अपना स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ लिस्ट कराई है, ठीक है, देन उस पर रेगुलेशन 17 से लेके रेगुलेशन 48 या 48 तक उस पर ये सारे रेगुलेशंस उसको कंप्लाई करने होंगे। सो लोडर हमेशा लिस्टेड एंटिटी पे लगता है। लिस्टेड एंटिटी मतलब एक बार होता है क्या प्रोसेस, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेता है, स्टॉक एक्सचेंज फिर उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देता है, फिर वो सेबी से अप्रूवल लेता है, फिर वापस स्टॉक एक्सचेंज से प्रिंसिपल फाइनल अप्रूवल लेता है, फिर जाके वो लिस्टिंग होता है, IPO लेके आता है, फिर वो लिस्टिंग होता है, ठीक है। तो ये सारा जो क्राइटेरिया है ना, तुम ICDR में इसको बहुत अच्छा से पढ़ने वाला है। अभी मेरा मेन मुद्दा है कि अगर समझो कंपनी लिस्ट हो गई है, ठीक है, तो क्या क्या कंप्लायंसेस कंपनी को करने होंगे। कुछ चीज़ समझने का ये ज़रूरत है कि ऑब्वियस सा बात है, अगर कंपनी लिस्टेड है, इसका मतलब है कंपनी पब्लिक से भी पैसा उठाइए, QIB से भी पैसा उठाइए, ITP आई एम सॉरी IIT ITP इट इज़ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, नो इट इज़ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। एक तो होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों का कुछ क्राइटेरिया होता है। सो मतलब इसमें से हम लोग पैसा उठाए, प्रमोटर खुद भी इन्वेस्ट करता है, तो क्योंकि पब्लिक से तुम पैसा उठाया है, तो ऑब्वियसली इसका जो नियम होगा, कानून होगा, बहुत स्ट्रिक्टर होगा, बहुत स्ट्रिंजेंट होगा एज़ पर कंपनी लॉ। क्योंकि कंपनी लॉ तो क्या है
कि लिस्टेड पे भी एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड पे भी एप्लीकेबल है। लेकिन सेबी का जो भी नियम कानून है ये सिर्फ़ और सिर्फ लिस्टेड एंटिटी पे एप्लीकेबल है। जब हम बोल रहे हैं लिस्टेड एंटिटी पे एप्लीकेबल है, तो लिस्टेड मतलब वो पब्लिक का पैसा भी उठा के रखी है और काफ़ी हद तक उठा के रखी है। तो इसका मतलब इस पर स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस होना, स्ट्रिक्टर नॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा ना सीवी लोडर का, तो तुम पढ़ेगा पहले क्या होता था, क्लॉजेस होता था, बहुत सारा क्लॉजेस होता था और जगह जगह क्लॉजेस बिखरा हुआ था। सबको एक जगह कंपाइल करना इसका एक पहला इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले हम लोग का इसको कुछ 49 क्लॉज एग्रीमेंट या कुछ बोलता था, लेकिन जब कंपनीज एक्ट 1956 था, लेकिन जब 2013 आया तो 2000 के साथ इनलाइन करने के लिए ये लोडर का लाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, सो अब जब भी हम कोई भी रेगुलेशन 17 से लेके 48 तक हम बोला ना, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है 17 से लेके 27 तक। अगर तुम इसका एडवांटेजेस पढ़ो सेवी लोडर का, तो एक कुछ एडवांटेजेस में से सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये होगा कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर कराता है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर कराता है। ठीक है, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। सो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड ये रेगुलेशन 17 से लेके 27 है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये समझो कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ पे एप्लीकेबल है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ माने इक्विटी शेयर्स या फिर ऐसा कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले रेगुलेशन 17, पहले तो ये समझो कि रेगुलेशंस कैसे है। देखो रेगुलेशन 17, देखो रेगुलेशन 17 है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। ठीक है, रेगुलेशन 17A है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के ऊपर है। रेगुलेशन 18 है ऑडिट कमेटी के ऊपर। रेगुलेशन 19 है एनआरसी का नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के ऊपर। फिर रेगुलेशन 20 है तुम्हारा एसआरसी के ऊपर। ठीक है, रेगुलेशन 21 है तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर। रेगुलेशन 22 विगिल मैकेनिज्म के ऊपर है। रेगुलेशन 23 तुम देखेगा ये होगा शायद आरपीटी से रिलेटेड, हाँ आरपीटी से रिलेटेड। फिर रेगुलेशन 24 ये नया है, अनलिस्टेड सब्सिडियरी मटेरियल सब्सिडियरी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है। रेगुलेशन 24A, ठीक है, ये है तुम्हारा सेक्रेटेरियल ऑडिट से रिलेटेड। रेगुलेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडियरी, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी। रेगुलेशन 25 शायद ये है इंडिपेंडेंट, एक सेकेंड, रेगुलेशन 25 है शायद, हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड। फिर रेगुलेशन 26 है ऑब्लिगेशन इन रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट, की मैनेजरियल पर्सन, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। 27 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। ठीक है, 28 है इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। 29 है प्रायर इंटीमेशन। ठीक है, 27 तक हमको देखना है, 27 लास्ट था कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है रेगुलेशन नंबर 17। तो सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 17 में जो बात होगा वो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अगर तुम सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ा है तो तुमको पता होगा कि कंपनीज एक्ट में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी,
2 डायरेक्टर होना चाहिए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1 डायरेक्टर होना चाहिए इन केस ऑफ ओपीसी एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। एंड 15 से ज़्यादा हो सकता है बाई पासिंग एसआर। सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के लिए एग्जाम्शन है ऑन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर तुम सेवी लोडर में पढ़े तो सेवी लोडर में क्या बोला है, सेवी लोडर में बोला है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। मतलब कुछ ऐसा डायरेक्टर्स का रेंज होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा डायरेक्टर्स का रेंज होना चाहिए जिसमें ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, जिसमें से एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड, एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसका मतलब स्ट्रिंजेंट कैसे हुआ बोलता है, देखो नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का मतलब पता है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर होल टाइम डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। सो जितना भी कंपनी में कर्म कांड होता है मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही करते हैं, तो इसलिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इसमें ज़्यादा तुमको प्रेफरेंस दिया गया है लोडर में, ठीक है। तो इसलिए इसमें बोला है कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, जिसमें से एक महिला डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए एंड एटलीस्ट कम से कम 50% ऑफ द बोर्ड शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, इसमें था मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, बट इसमें है टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़। अच्छा, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ को 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, मतलब लास्ट साल का 31 मार्च में, जिसका टॉप 2000 में आया है, ठीक है। उसमें कम से कम मिनिमम 6 डायरेक्टर्स होना पड़ेगा। ऐसे तो मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा तुम टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ है तब तुमको मिनिमम 6 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। इतना चीज़ अगर समझो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है टॉप 3000 लिस्टेड एंटिटी है तो बताओ कितना डायरेक्टर चाहिएगा। देन उस केस में याद रखना, देन उस केस में तुम्हारा 3 डायरेक्टर ही चाहिएगा मिनिमम, बिकॉज सिर्फ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इतना ये रेंज समझ में आया ना, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट ये सब के ऊपर सब देखेंगे, पहले ये समझ। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट वुमेन डायरेक्टर। अगर तुमको कंपनीज एक्ट याद हो तो उसमें लिखा हुआ था वुमेन डायरेक्टर किस में होना चाहिए, लिस्टेड कंपनी पे या ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, जिसका टर्नओवर शायद 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, एज पर द लास्ट डेट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा कुछ था। लेकिन एज पर सेवी लोडर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। ये प्रोविजंस कब आया पता है, जब रिलायंस, इसका एग्जांपल हम तुमको देते हैं, मतलब समझो रिलायंस का जो चेयरमैन है वो कौन है, मुकेश अंबानी, चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी, उसमें एक पार्ट टाइम डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी नीता अंबानी। सी वॉज ऑल्सो वुमेन डायरेक्टर बट सी वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन सी वॉज रिलेटेड टू प्रमोटर्स ग्रुप। तो उसको मतलब इस अब समझो जब ये प्रोविज़न आया तो ऑब्वियसली रिलायंस को एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उन्होंने रख लिया, कोई अरुंधति भट्टाचार्य बोल के है, ठीक है। तो ये प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी पे, यानी कि टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी पे मिनिमम 6 डायरेक्टर्स होने पड़ेंगे एंड टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी पे मिनिमम 1 एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिएगा, राइट।
ओके। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रोविजंस क्या है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होगा, अगर तुम कंपनीज एक्ट देखे तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, अगर तुम्हारी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 1/3, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या एलवीडीडी लोन बोरोइंग डिवेंचर डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 अलग से कॉलम, अब इसमें चेयरमैन का हमको देखना है। अगर मेरा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तब तो ये वाला सेम वाला है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर मेरा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तब हमको ज़्यादा चाहिएगा, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर मेरा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, ऐसे तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 1/3 ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट वो ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है भैया जो रिलेटेड है या तो प्रमोटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी से, ठीक है, या कोई प्रमोटर से रिलेटेड है, या फिर मैनेजमेंट पोजीशन एट द लेवल ऑफ बोर्ड या 1 लेवल बिलो ऑफ द बोर्ड से रिलेटेड है, तब उस केस में हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कैसे देखना है, चेयरमैन का देखना है। चेयरमैन कौन है मेरा कंपनी में, चेयरमैन क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तब उस केस में 1/3 ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरमैन क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तब एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन वो रिलेटेड है प्रमोटर से या फिर प्रमोटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी से, या तो मैनेजमेंट पोजीशन से, तब हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, ये एक नया प्रोविज़न आया है। अगर कोई 2020 में ही अमेंडमेंट हुआ है, अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है जिसका आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट मतलब ऐसा लिस्टेड एंटिटी है जिसमें एक शेयर के बदले 10 वोट दे रहा है, ठीक है, सुपीरियर एसआर इक्विटी शेयर से, तब उस केस में ज़्यादा कंप्लाई करना होगा, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, इसमें एक प्रोविज़न था रिलेटेड टू प्रमोटर का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर प्रमोटर एक लिस्टेड एंटिटी है तब उसका डायरेक्टर, ठीक है, अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर उसका एम्प्लॉय या उसका नॉमिनी सब रिलेटेड माने जाएंगे। अगर उस प्रमोटर एक अनलिस्टेड एंटिटी है तब उसका डायरेक्टर, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका एम्प्लॉयज़, उसका नॉमिनी सब रिलेटेड माने जाएंगे। अच्छा, एज के ऊपर बात है। अगर तुम सेक्शन 196 पढ़ा है तब तुमको पता था, उसमें मैंने MD WTD के बारे में लिखा हुआ था, तब उसमें मैक्सिमम यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मैक्सिमम एज 70 ईयर्स होगा, उससे ज़्यादा करना है तो SRE इन GM पास करना होगा। लेकिन ये सेक्शन रेगुलेशन 17 में दिया हुआ है मैक्सिमम एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 75 ईयर्स होगा, एंड 75 ईयर्स से ज़्यादा हो सकता है अगर SRE इन GM पास करे और प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे, ठीक है, जस्टिफिकेशन दे, एनेक्स टू द नोटिस फॉर जिसमें वो जस्टिफिकेशन दे, इंडिकेट द जस्टिफिकेशन फॉर सच अपॉइंटमेंट। इसमें लिख देते हैं हम, इंडिकेटिंग जस्टिफिकेशन फॉर सच ये एक नया नहीं है, मतलब ये पहले कुछ और था, ये अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें क्या बोला है समझो, इसमें ये बोला है विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, ऐसा इन लोगों को करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, कम से कम टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को इंश्योर करना होगा कि उसका जो चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरपर्सन है या तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो एंड नॉट रिलेटेड टू एमडी और सीईओ। ठीक है, मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को ये इंश्योर करना होगा कि उसका जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होना चाहिए, और उसका जो चेयरपर्सन है, ठीक है, वो एक तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू एमडी या सीईओ। इसका मतलब रिलायंस का जो चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी जी, क्या मुकेश अंबानी जी क्या मुकेश अंबानी जी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है? नहीं, मुकेश अंबानी जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो क्या उसको हटना पड़ेगा चेयरमैन के पोस्ट से? हाँ, उसको हटना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्या नीता अंबानी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्या वो बन सकता है? क्या वो चेयरपर्सन बन सकता है? आंसर इज़ अगेन नो, क्योंकि इसमें लिखा है नॉट रिलेटेड टू एमडी और सीईओ। मतलब कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो तो नॉन एग्जीक्यूटिव हो, साथ साथ एमडी और सीईओ से रिलेटेड भी ना हो, राइट? ओके, अच्छा, इसमें मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है, सेम है। अगर तुम बोर्ड मीटिंग पढ़ा है तो बोर्ड मीटिंग में क्या था, एज पर कंपनीज एक्ट 4 times in a year सब विथ 4 times in a year maximum gap and not more than 120 days shall intervene between two consecutive board meeting। मैक्सिमम गैप 2 बोर्ड मीटिंग का कम से कम 100 मैक्सिमम गैप 120 डेज होना चाहिए। इसमें भी सेम प्रोविज़न है, 4 times in a year विथ मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज, राइट? कोरम, ये इम्पॉर्टेंट है, कोरम वाला चीज़। अगर तुम बोर्ड मीटिंग पढ़ा है कंपनीज एक्ट में क्या था, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर। ठीक है, और ऑब्वियसली द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर थ्रू ऑडियो विजुअल शैल बी काउंटेड इन फॉर द पर्पज ऑफ कोरम एंड इंटरेस्टेड। अगर पब्लिक कंपनी हो तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर वेर नॉट काउंटेड, प्राइवेट कंपनी है तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर वेर काउंटेड प्रोवाइडेड दे हैव डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट। सेक्शन 8 कंपनी पे कुछ और था, आई थिंक लोअर ऑफ 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 8 डायरेक्टर्स था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसका कोरम का रेंज अलग है। इसमें एक बार देखो तुम, इसमें क्या बोला है, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी को टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी का कोरम कितना होना चाहिए, हायर ऑफ 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स। इसमें 3 डायरेक्टर्स है, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड ऑडियो विजुअल से करें तो वो होगा काउंट। इसमें कुछ और भी है लेकिन जो अभी हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड हम रेगुलेशन 17 में ये हम बाद में करेगा। अच्छा, फिर रेगुलेशन 17A आता है। 17A मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करता है। अच्छा, सबसे पहले कंपनीज एक्ट याद करते हैं। कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का क्या था, कंपनीज एक्ट में था कि एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज़ में डायरेक्टर बन सकता है, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज़ में डायरेक्टर बन सकता है, इंक्लूडिंग ऑल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप, एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, सेवी लोडर में क्या है, अच्छा उसमें ये भी था कि अगर कंपनी चाहे तो एसआर पास करके रिड्यूस कर सकता है अपना नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, याद है ना। सेवी लोडर में क्या लिखा हुआ है कि एक पर्सन मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। मतलब अगर तुम लिस्टेड कंपनी में, इसमें देखो मैक्सिमम 20 कंपनीज में हम बन सकता है, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम
10 पब्लिक कंपनी में, ठीक है। अब इसमें से मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी। बिकॉज हम बात किसकी कर रहे हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ की। ये ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी पे, तुमको पता है ना, ये रेगुलेशन प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ की। और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ माने इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़, और इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ सिर्फ पब्लिक कंपनी ही लिस्ट करा सकती है, प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं करा सकती। प्राइवेट कंपनी डिवेंचर लिस्ट करा सकती है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट, इसमें से मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी होगा, बाकी तुम 3 अनलिस्टेड में बन सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 7 लिस्टेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसी में इंक्लूडेड है, या तो डायरेक्टर बनो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनो, इंक्लूसिव है ये। देखो, प्रोवाइडेड दैट है, provided that ठीक है। और अगर तुम WTD MD है, तुम हायर पोजीशन में बेटा, तब तुम मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटीज़ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता। मतलब ऐसे तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है 7 लिस्टेड एंटिटी पे बन सकता है, ठीक है। ऐसे तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 लिस्टेड एंटिटी पे बन सकता है। लेकिन तुम अगर WTD या MD का पोजीशन में है, तो तुम मैक्स 3 लिस्टेड एंटिटी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। अगर अच्छा, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ भी है, देखो, इसमें कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ भी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें खाली इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है। देखो इसको एक बार, जो कुछ दिखा दो। अच्छा, नहीं, ओके। हम बात अभी ऑडिट कमेटी की कर रहे हैं। ऑडिट कमेटी में याद होगा कंपनीज़ एक्ट, और ऑडिट कमेटी में क्या होगा, कंपनीज़ एक्ट का वही जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो था, कंपोजिशंस कैसे था, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, 10, 100, 50, ठीक है। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना पड़ेगा विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग द मेजॉरिटी, एंड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स
इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शैल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट लोडर में तुम देखो, एवरी लिस्टेड एंटिटी shall constitute a qualified and independent audit committee। इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होगा। 2/3 of the members of audit committee shall be independent directors। आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर्स है तो ऑडिट कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ऑल मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल हैव द एबिलिटी, इसमें मेजॉरिटी था, इसमें ऑल shall have the ability to read and understand the financial statement, and at least one member shall have accounting or FM expertise। Chairperson of audit committee shall be independent director and shall be present at AGM to answer the shareholders query। CS shall act as secretary of AC। अच्छा, इससे ऐसे पढ़ने से अच्छा है, बेटर होगा हम तुमको डिफ्रेंशिएट वाला टेबल याद करवाएं। रेगुलेशन 18, 19, 20, 21। रेगुलेशन 18 था ऑडिट कमिटी, 19 था NRC, 20 था SRC, 21 था RMC। ठीक है, 18 में मिनिमम 3 डायरेक्टर होगा, 19 में मिनिमम 3 डायरेक्टर एंड ऑल शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये तुम कंपनीज एक्ट में भी पढ़ता है। एन फॉर SRC में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। RMC में ये 2 तरीक़ा का मेंबर हो सकता है RMC कमेटी में। एक हो सकता है तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर, एक हो सकता है सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें मिनिमम 3 मेंबर्स होगा विथ मेजॉरिटी मेंबर्स जो होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा। मतलब 3 में से कम 2 जन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टर होना पड़ेगा। इसमें 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अगर तुमको कंपनीज एक्ट याद है ना, तो उसमें था मेजॉरिटी, इसमें एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, इसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर है, सुपीरियर वोटिंग राइट है, तब ऑडिट कमिटी शैल मतलब सारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना पड़ेगा। अगर आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर इन केस ऑफ NRC है, तब 2/3 ऑफ द NRC, इसमें भी 2/3, इसमें भी 2/3। इसमें ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, एटलीस्ट 1 मेंबर शैल बी अकाउंटिंग एंड FM एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। इसमें ये कोई प्रोविज़न नहीं है। इसका जो चेयरपर्सन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना पड़ेगा एंड शैल बी प्रेजेंट टू आंसर शेयरहोल्डर क्वेरी। शैल बी प्रेजेंट कहाँ होगा? एट AGM। शैल बी प्रेजेंट एट AGM टू आंसर शेयरहोल्डर्स क्वेरी। इसका जो चेयरपर्सन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। इसका भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, इसका भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, प्रोवाइडेड चेयरपर्सन चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, मे बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ NRC बट शैल नॉट चेयर द कमिटी। ये तुम कंपनीज एक्ट में ही पढ़ा था। और इसका जो चेयरपर्सन है चाहे तो प्रेजेंट हो सकता है AGM में, या तो डेलीगेट भी कर सकता है। इसका जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, इसका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड इसको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आखिर है SRC। इसका जो चेयरपर्सन है वो मेंबर्स ऑफ बोर्ड होना पड़ेगा। इसमें 2 जन था, मेंबर्स ऑफ बोर्ड और सीनियर एग्जीक्यूटिव। मेंबर्स ऑफ बोर्ड होना पड़ेगा और सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ कमिटी बन सकता है। इसका जो मीटिंग होगा 4 टाइम्स होगा इन अ ईयर, मैक्सिमम गैप 120 दिन, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, इसमें एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, मैक्सिमम गैप 180 डेज। कोरम हायर ऑफ 2 मेंबर ऑफ 1/3, at least 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोरम मीटिंग में प्रेजेंट होगा। एटलीस्ट हायर ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ 1/3, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, बोर्ड विल डिसाइड। हायर ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ 1/3 इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ बोर्ड इन अटेंडेंस। सो ये पढ़ लिया तो इसमें मैक्सिमम चीज़ कवर्ड हो गया, और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है वो दिखा देता है। कंपोजिशन के बारे में पढ़ ही लिया, राइट। चेयरपर्सन के बारे में पढ़ लिया। इसमें CS शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी चाहे तो एट इट डिस्क्रिशन इन्वाइट कर सकता है फाइनेंस डायरेक्टर को,
हेड ऑफ़ द फाइनेंस फंक्शन को, हेड ऑफ़ इंटरनल ऑडिट को, ठीक है, अदर एग्जीक्यूटिव को कि भैया आओ प्रेजेंट रहो ऑडिट कमेटी मीटिंग में। डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो कर सकता है, नहीं भी कर सकता। ऑडिट कमेटी चाहे तो अपना एक खुद का मीटिंग बुला सकता है बिना कोई एग्जीक्यूटिव्स के प्रेजेंट हुए। इसका अगर पावर्स का बात करें तो तुमको ये अच्छे से देखना। अब पावर्स कंपनी लॉ में था हिक, हर्ड, इन्वेस्टिगेट, कमेंट्स, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी, सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय, ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस। रोल उसमें था हाँ 3 पॉइंट्स ऑडिट RPT आई हो, इसमें भी सेम है, बस एक विसल ब्लोअर वाला लिख देना। रिव्यू सेम है, सिमर पढ़ लिए। नंबर ऑफ़ मीटिंग वाला देख लिया, ठीक है। फिर NRC, इसमें कंपोजिशन वाला देख ही लिया था हम लोग, ठीक है। कोरम वाला भी देख लिया था, मीटिंग वाला भी देख लिया था, चेयरपर्सन वाला भी देख लिया था। रोल इसका सेम है, इसको कंपनी लॉ। SRC या ये सारे हो गए। इसका रोल ये रेक्टिफाई करना होगा। पहला वाला तुमको आता है रिजॉल्व सिक्योरिटीज होल्डर्स ग्रीवियंसेस, रिव्यू इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। देखिएगा कि शेयर होल्डर्स अच्छा से अपना वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अडेरेंस ऑफ सर्विस अडॉप्टेड बाय लिस्टेड कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ RNT एजेंट, RNT एजेंट अच्छा से अपना अडेरेंस कर रहे कि नहीं कर रहे। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ना, सबसे पहले तो ये समझो कि रिस्क मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल है, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़, इसको कंस्टिट्यूट कौन करता है? बोर्ड करता है। हर एक चीज़ में तुम पढ़ा होगा, इसमें बोर्ड कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। मेंबर्स वाला पढ़ा ही है तुम, ठीक है। OR इक्विटी शेयर चेयरमैन वाला भी पढ़ लिया, मीटिंग वाला भी पढ़ लिया, कोरम वाला भी पढ़ लिया। 128 बाकी सारे हो जाएंगे, बस तुम ये वो जो है ना वो मास्टर चार्ट है। विगिल मैकेनिज्म ना, दिस इज़ वेरी इजी। अगर तुम कंपनीज एक्ट याद है तो तुमको लिस्टेड एंटिटी पे, लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल था, या पब्लिक कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, या ऐसा पब्लिक कंपनी जिसका लोन बोरोइंग 50, सॉरी नॉट पब्लिक कंपनी, एनी कंपनी जिसका, पब्लिक कंपनी होगा भाई, इस नहीं, एनी कंपनी जिसका लोन बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो विजिल मैकेनिज्म क्रिएट करेगा, कंस्टिट्यूट करेगा फॉर देयर डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट जेन्यून कंसर्न। इसका मेन रोल था सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, डायरेक्ट एसेस टू चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी। उसमें दो चीज़ था, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है या कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी सीक करेगा, ओवरसी करेगा। ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा फॉर टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ विगिल मैकेनिज्म। अगर कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय फ्रीवियस कंप्लेन करता है तो ऑडिट कमेटी या डायरेक्टर जिसको रोल मिला है ऑडिट कमेटी का, वो सूटेबल एक्शन लेगा। इसका जो भी डिटेल्स है वो बोर्ड रिपोर्ट और वेबसाइट में डिस्क्लोज करना होगा। लोडर में क्या है कि लिस्टेड एंटिटी फॉर्मुलेट करेगा विगिल मैकेनिज्म, ठीक है, फॉर देयर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट जेन्यून कंसर्न, प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिम, डायरेक्ट एसेस टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी। टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर है कुछ इसमें, ये रेक्टिफाई करना होगा। इंटरनल, व्हेन द रॉन्ग डूइंग्स आर रिपोर्टेड टू द ऑफिशियल एट द हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल, व्हेन द रॉन्ग डूइंग्स आर रिपोर्टेड टू द पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लाइक मीडिया एंड ऑल। एलुमनी, व्हेन द विसल ब्लोइंग इज डन बाय फॉर्मल एम्प्लॉय। ओपन, व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर इज रिवील्ड। पर्सनल ग्रजेस निकाल रहा है, when the organization wrongdoing are to harm one person only. Impersonal, when the wrongdoing is to harm others. Government, when the wrongdoing is made by officials of government. When the wrongdoing is made by incorporates, then it is corporate, right? अच्छा, ये अभी जो 23 से है ना, हम तुमको देखो, हमको जो समझ में आया है उसका हम थोड़ा बहुत तुमको बेसिक आइडिया दे देता है। फिर 23 से मेरे को भी इतना क्लियर नहीं है, उसका एक्चुअली हमको नोट्स बनाना होगा सबसे समझ को, ठीक है। 23 आई विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।